नमस्कार दोस्तों, मैं उदय वर्मा वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब इस वीडियो में सामान्य हिंदी के अंतर्गत संज्ञा यानी नाउन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर से एग्जाम में ज़रूर 1 या 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम जो है इस वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी यह देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, जेल वार्डर, फायरमैन, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरए, बीएड, DSSB और वह सभी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछा जाता है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम सब शुरू करते हैं। तो देखिए, चलिए हम सब देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। तो देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी तथा अवस्था के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी तथा अवस्था के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए, एक बार और देख लीजिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी तथा अवस्था के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अब चलिए हम सब देख लेते हैं संज्ञा के कुछ उदाहरण को। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम व्यक्ति के नामों को देखें तो देखिए, व्यक्ति के नाम जैसे राम, राहुल, प्रिया, यानी देखिए व्यक्तियों के नाम, यह सभी जो है संज्ञा कहलाते हैं। फिर यदि हम आगे देखें, देखिए वस्तु के नाम देखें तो देखिए आम, पानी, मटर। तो देखिए वस्तुओं के नाम जैसे आम, पानी, मटर, यह सभी जो है संज्ञा हैं। आगे हम सब देखते हैं, जैसे देखिए स्थान। देखिए, यदि हम स्थान के नाम देखें जैसे नगर, गांव, दिल्ली, तो देखिए यह सभी जो है संज्ञा हैं। आगे हम सब देखते हैं, देखिए प्राणियों के नाम। तो देखिए, यदि हम प्राणियों के नाम देखें तो देखिए शेर, सांप, बच्चा, तो देखिए यह सभी जो हैं संज्ञा हैं। और देखिए आगे हम सब देखते हैं भाव या अवस्था। तो देखिए भाव या अवस्था जैसे सुंदरता, खटास, बुढ़ापा। तो देखिए हम सब परिभाषा में पढ़े हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी तथा अवस्था के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहा जाता है। तो देखिए, जैसे हम सब व्यक्तियों के नाम यहाँ पर देखें, व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है जैसे राम, राहुल, प्रिया, तो यह भी सभी संज्ञा है। फिर हम सब देखें वस्तु के नाम का बोध हो रहा है, तो देखिए जैसे वस्तु के नाम हम सब देखें आम, पानी, मटर, यह भी संज्ञा है। फिर हम सब देखे हैं स्थान के नाम। तो देखिए स्थानों के नाम का बोध हो रहा है जैसे नगर, गांव, दिल्ली, तो देखिए यह सभी जो है संज्ञा है। फिर हम सब देखे हैं, देखिए भाव। तो देखिए भाव में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए भाव अवस्था, तो देखिए सुंदरता, खटास, बुढ़ापा, तो देखिए इन सभी का नाम का जो बोध हो वह सभी संज्ञा है। फिर हम सब देखे हैं, देखिए प्राणी। तो देखिए प्राणी का नाम जैसे यहाँ पर देखिए शेर, सांप, बच्चा, तो यह सभी जो है संज्ञा है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी तथा अवस्था के नाम का बोध कराने वाले को ही संज्ञा कहा जाता है। अब हम सब आगे देखते हैं। देखिए, अब हम सब जानेंगे संज्ञा के भेद, यानी हम सब यह देखेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया से एकदम समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम सब आगे देखते हैं कि संज्ञा के भेद कितने हैं या संज्ञा के कौन कौन से प्रकार हैं। तो चलिए हम सब देखते हैं। देखिए संज्ञा के भेद। तो देखिए, अधिकतर व्याकरण विद्वानों ने संज्ञा के 5 भेदों को स्वीकार किया है। तो देखिए, अधिकतर व्याकरण विद्वानों ने संज्ञा के 5 भेदों को स्वीकार किया है। यानी आप इस तरह याद रखिएगा कि संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन प्रकार है? तो देखिए, संज्ञा का जो सबसे पहला प्रकार है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा, चौथा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा जो है समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तो देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। यदि आप इनको याद करना चाहते हैं, देखिए आप इस तरह याद करिएगा। आप इस तरह याद कीजिए, देखिए व्यक्ति, जाति, समूह, भाव, द्रव्य, इस तरह याद रखिएगा, आपको संज्ञा कभी नहीं भूलेगा। तो देखिए व्यक्ति, जाति, समूह, भाव, द्रव्य, इस तरह आप याद रखिएगा, आपको संज्ञा जो है याद हो जाएगा।
तो हम सब क्या देखे हैं, तो संज्ञा हम सब देखे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, तो देखिए जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी तथा अवस्था के नाम का बोध है उसे संज्ञा कहते हैं। और हम सब पढ़े हैं संज्ञा के प्रकार। तो देखिए संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं। तो कौन कौन प्रकार है, देखिए एक है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। अब आपको यह सभी समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद या संज्ञा के कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, जिस संज्ञा शब्दों से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तो देखिए जिस संज्ञा शब्दों से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है एक ही व्यक्ति का या एक ही वस्तु का या एक ही स्थान का बोध होता है, वहाँ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे हम सब उदाहरण के माध्यम से यदि हम समझें तो देखिए राम पढ़ता है, तो देखिए राम पढ़ता है, यहाँ पर देखिए एक ही जो है व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। वैसे हम सब गंगा पवित्र नदी इसमें देखते हैं, तो देखिए इससे भी जो है एक ही जो है वस्तु का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी जो होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। फिर यदि हम देखें यहाँ पर देखिए ताजमहल आगरा में है, तो देखिए इसी प्रकार इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस संज्ञा शब्दों से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम पढ़ता है, गंगा पवित्र नदी है, ताजमहल आगरा में है, तो इन सभी में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम सब आगे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बहुत ही विस्तृत से पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए नोट कर लिखा है, इसे आप देखिए राम, गंगा तथा ताजमहल में किसी विशेष व्यक्ति, विशेष नदी तथा विशेष स्थान का पता चलता है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए जो उदाहरण हम सब देखे हैं, राम पढ़ता है, गंगा पवित्र नदी है, ताजमहल आगरा में है। यदि यहाँ पर हम देखें तो देखिए राम, गंगा तथा ताजमहल से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष नदी तथा विशेष स्थान का पता चलता है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब चलिए हम सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सब देखते हैं व्यक्तियों के नाम। तो देखिए व्यक्तियों के नाम जितने भी हैं, जैसे रीमा, श्याम, अजय, हरि, सुरेश, तो देखिए व्यक्तियों के नाम जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। दूसरा जो है देखिए स्थानों के नाम। तो देखिए जैसे हरियाणा, दिल्ली, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, तो देखिए स्थानों के नाम यह सभी जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे हम सब देखते हैं, देखिए तीसरा जो है यह है दिशाओं के नाम। तो देखिए दिशाओं के नाम जैसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, यानी देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं के नाम भी देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। आगे हम सब देखते हैं समुद्रों के नाम। तो देखिए समुद्रों के नाम जैसे भूमध्य सागर, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर, तो देखिए यह सभी जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे हम सब देखते हैं पर्वतों के नाम। तो देखिए पर्वतों के नाम जैसे शिवालिक, हिमालय, अलकनंदा, काराकोरम, अरावली, तो देखिए पर्वतों के नाम भी यह सभी जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला हम सब उदाहरण देखते हैं। देखिए अगला जो उदाहरण है यह है पत्र पत्रिकाओं के नाम। तो देखिए जैसे चंदा मामा, चंपक, गृह शोभा, सरिता, तो देखिए पत्र पत्रिकाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और पुस्तकों के नाम। तो देखिए पुस्तकों के नाम जैसे गोदान, कामायनी, रामचरितमानस, कुरुक्षेत्र, यह सभी जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी हम सब क्या पढ़े अभी तक, तो देखिए हम सब यही पढ़े कि देखिए व्यक्तियों के नाम जितने भी हैं जैसे रीमा, श्याम, अजय, हरि, सुरेश, यह सभी जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। यानी देखिए व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। स्थानों के नाम जैसे हरियाणा, दिल्ली, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, स्थानों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। फिर हम सब पढ़े हैं दिशाओं के नाम। तो देखिए दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, यानी दिशाओं के नाम भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो देखिए हम सब यही पढ़े हैं समुद्रों के नाम जैसे भूमध्य सागर, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, यह सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
फिर हम सब आगे देखें, देखिए पर्वतों के नाम जैसे शिवालिक, हिमालय, अलकनंदा, काराकोरम, अरावली, यानी पर्वतों के नाम भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर हम सब आगे देखे हैं पत्र पत्रिकाओं के नाम जैसे चंदा मामा, चंपक, गिरी शोभा, सरिता, यानी यह भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और पुस्तकों के नाम जैसे गोदान, कामायनी, रामचरितमानस, कुरुक्षेत्र, यह सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी आप यही देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, दिशाओं के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, पत्र पत्रिकाओं के नाम, पुस्तकों के नाम, तो देखिए यह सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में स्पष्ट हो गया होगा। अब हम सब आगे देखते हैं। देखिए अगला जो हमारा संज्ञा का प्रकार है यह है जातिवाचक संज्ञा। तो इससे पहले हम सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़े हैं, अब हम सब जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा कहा किसे जाता है, तो देखिए जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा एक ही जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा एक ही जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के परिभाषा को एक ही मत समझिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के परिभाषा में हम सब पढ़े हैं, जिस संज्ञा शब्दों से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और देखिए जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा एक ही जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो देखिए अंतर क्या है इन दोनों में, अंतर जाने की यही है कि देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो इसका परिभाषा है वह है जिस संज्ञा शब्दों से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और देखिए जातिवाचक संज्ञा में जो उदाहरण है इसका परिभाषा जो है देखिए यह है कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तु, यानी देखिए जातिवाचक संज्ञा में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा एक ही जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो अब आपको इन दोनों के परिभाषा में अंतर हो गया होगा। अब हम सब देखते हैं उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के। तो देखिए यदि हम इसका उदाहरण देखें जातिवाचक संज्ञा के, यहाँ पर देखिए हर वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, राहुल फल खाएगा। तो देखिए यह दोनों जो उदाहरण है यहाँ पर देखिए जैसे दिया हर वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है और राहुल फल खाएगा। तो देखिए नदी और फल से किसी विशेष वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगी। यानी हम सब जो उदाहरण देखे हैं हर वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है और देखिए हम सब यह भी देखे हैं कि राहुल फल खाएगा। तो देखिए नदी में बाढ़ आ जाती है और राहुल फल खाएगा, तो इन दोनों उदाहरण से जो है किसी विशेष व्यक्ति का बोध न होकर पूरी जाति का बोध होता, इसलिए यह जो है जातिवाचक संज्ञा होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। अब चलिए हम सब जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हैं उन उदाहरणों को भी देख लेते हैं। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन उदाहरण है, तो देखिए जैसे पेड़ पौधों के नाम, देखिए पेड़ पौधों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं जैसे आम, पीपल, गुलाब, गोभी, नीम। तो पेड़ पौधों के नाम भी जो होते हैं जातिवाचक संज्ञा होते हैं। आगे हम सब देखते हैं, देखिए दूसरा जो इसका यह है काम काज के नाम। तो देखिए काम काज के नाम जैसे डॉक्टर, अध्यापक, क्लर्क, इंजीनियर। तो देखिए काम काज के नाम भी जो होते हैं जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अगला हम सब देखते हैं, अगला जो उदाहरण देखिए यह है स्थानों के नाम। तो देखिए स्थानों के नाम जैसे चौराहा, गली, बाजार, गांव। तो देखिए स्थानों के नाम भी जो होते हैं जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अगला हम सब उदाहरण देखते हैं, देखिए अगला जो उदाहरण है यह है पशु पक्षियों के नाम। तो देखिए पशु पक्षियों के नाम जैसे घोड़ा, शेर, गाय, तोता, मोर। तो देखिए यह सभी जो हैं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। फिर देखिए प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप। यानी देखिए प्राकृतिक तत्वों के नाम भी जो होते हैं जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अब फिर देखिए धातुओं के नाम। तो देखिए धातुओं के नाम जैसे सोना, चांदी, लोहा, शीशा, यह सभी जो हैं
जातिवाचक संज्ञा होते हैं। यानी हम सब यह देखे हैं कि जातिवाचक संज्ञा जो होता है उसमें जो होता है आपका एक ही प्रकार की वस्तु अथवा एक ही जाति का बोध होता है। और देखिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन उदाहरण है, तो देखिए पेड़ पौधों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, कामकाज के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, स्थानों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं और धातुओं के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं। अगला हम सब देखते हैं, अगला जो संज्ञा का प्रकार है वह है भाववाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इससे पहले हम सब जो पढ़े हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, आप लोगों को इन दोनों के बारे में एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम सब देखेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो चलिए हम सब देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो देखिए जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, रंग, दशा, भाव, आकार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, रंग, दशा, भाव, आकार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए हम सब भाववाचक संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखते हैं। तो देखिए जैसे उदाहरण दिया है, बचपन का समय अमूल्य होता है। बचपन का समय अमूल्य होता है। फिर हम सब दूसरा उदाहरण देखते हैं, दिया मित्रता में कभी धोखा नहीं करना चाहिए। और तीसरा जो दिया है, बुढ़ापा कष्टदायी अवस्था होती है। तो आप इन उदाहरणों को यदि आप ध्यान से देखें तो देखिए बचपन यानी बचपन का समय अमूल्य होता है, मित्रता यानी दूसरा उदाहरण मित्रता में कभी धोखा नहीं करना चाहिए। और देखिए तीसरा उदाहरण में जो शब्द दिया है, तीसरा उदाहरण में बुढ़ापा और अवस्था। तो देखिए बुढ़ापा, अवस्था ये शब्द भाव को प्रकट करते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। यानी देखिए यदि आपको इसका परिभाषा याद रहेगा तो आप उदाहरण जो है खुद आप देख लेंगे कि कौन सा या किस संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए बचपन, मित्रता, बुढ़ापा, अवस्था ये शब्द भाव को प्रकट करते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए बचपन यह एक भाव है, मित्रता भाव है, बुढ़ापा, अवस्था ये सभी जो है भाव को प्रकट कर रहे हैं। अब आगे हम सब देखते हैं, देखिए यह जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर यह तथ्य है। देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अब हम सब देखेंगे कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं, यानी देखिए कैसे किया जाता है। तो देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। अभी हम सब देखेंगे उदाहरण सहित। तो देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो होता है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। तो अब हम चलिए देखते हैं कि कैसे प्रत्यय लगाकर होता है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। तो सबसे पहले हम सब देखते हैं सर्वनाम से। तो चलिए हम सब देखते हैं कि सर्वनाम से कैसे कौन कौन से शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा में बदला जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम सब देखते हैं यहाँ पर देखिए अपना। तो देखिए अपना सर्वनाम, इसको देखिए भाववाचक संज्ञा में बदला क्या है, अपनापन। फिर हम सब देखते हैं मम। तो देखिए ममत्व होगा इसका, निज, निजत्व, सम का समता, आप का आपा। तो देखिए हम सब पढ़े हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो किया जाता है वह जो है सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे अपना से अपनापन, मम से ममत्व, निज से निजता, सम से समता, आप से आपा। तो देखिए यह सभी जो है सर्वनाम से जो है भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, इसे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो है हम सब जो है जातिवाचक संज्ञा से देखते हैं। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। तो कैसे, तो देखिए बूढ़ा का बुढ़ापा होता है, लड़का का लड़कपन होता है, शिशु का शैशव होता है, पंडित का पांडित्य होता है, मनुष्य का मनुष्यता होता है। तो देखिए यह जो सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, यह सभी जो है जातिवाचक संज्ञा से बनाए गए हैं।
तो जैसे आप यहाँ पर देखे हैं बूढ़ा का, यहाँ पर देखिए बूढ़ा का बुढ़ापा, लड़का का लड़कपन, शिशु का शैशव, पंडित का पांडित्य, मनुष्य का मनुष्यता है। यानी देखिए यह सभी जो है जातिवाचक संज्ञा है और आप जो है इनके अंत में प्रत्यय लगाकर इनको भाववाचक संज्ञा में बदल दे रहे हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले हम सब जो है मुहावरों के बारे में विस्तृत से पढ़ चुके हैं। हम सब मुहावरा और उनके अर्थ को जो है बहुत बढ़िया से पढ़े हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आपको वह वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। अब आगे हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो है विशेषण से। अब चलिए हम सब देखते हैं विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा में कौन कौन शब्द हैं बदलाए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सब देखते हैं विद्वान। तो देखिए विद्वान से विद्वत्ता, नम्र से नम्रता, सूक्ष्म से सूक्ष्मता और ऊंचा से ऊंचाई, लघु से लघुता। तो देखिए यह जो शब्द हैं विशेषण से जो है भाववाचक संज्ञा बनाए गए हैं। तो कौन कौन है, तो देखिए विद्वान से विद्वता। देखिए कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनाया गया है, या जो है जातिवाचक संज्ञा से बनाया गया है, या सर्वनाम से बनाया गया है। देखिए कभी कभी एग्जाम में जब प्रश्न कठिन बनाने को रहता है तो इसी तरह प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए विशेषण से जो बना संज्ञा यानी विद्वान से बना संज्ञा यहाँ पर विद्वता है, नम्र शब्द से बना संज्ञा भाव यहाँ पर देखिए नम्रता है। फिर देखिए सूक्ष्म विशेषण से बना शब्द जो है सूक्ष्मता है। फिर देखिए आगे ऊंचा विशेषण से बना शब्द ऊंचाई है। आगे देखिए लघु विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा जो है लघुता है। इतना आप याद रखिएगा। अब हम सब देखते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्रिया से जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया गया है। तो देखिए क्रिया से, तो देखिए घबराना यह क्रिया है। देखिए घबराहट प्रत्यय लगाकर इसको भाववाचक संज्ञा में बदला गया है। और देखिए पढ़ना, तो देखिए इसमें जो है आई प्रत्यय लगाकर इसको पढ़ाई कर दिया गया है। पहुंचना, तो देखिए यह देखिए पहुंच इसको किया गया है। अब देखिए चुनना, तो चुनाव, बहना का बहाव। तो देखिए यहाँ पर क्रिया से जो है क्रिया को जो है भाववाचक संज्ञा में बदला गया, इसे भी आप याद रखिए। आगे हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो है, देखिए अगला है यह अव्यय। तो देखिए अव्यय से, देखिए हम सब ये पढ़े हैं, अभी हम सब शुरू में ही पढ़े हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो कैसे किया गया है। तो देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। वही हम सब यह देख रहे हैं। तो देखिए अव्यय से कैसे हुआ है, तो देखिए दूर, दूर से दूरी भाववाचक संज्ञा हुआ है। समीप, समीप से देखिए सामीप्य भाववाचक संज्ञा में बदला गया है। फिर देखिए वाह वाह, वाह वाह से देखिए वाह वाही, यह भी देखिए यह अव्यय से जो है बदला गया है यहाँ पर देखिए भाववाचक संज्ञा में। फिर देखिए निकट, निकट से नैकट भाववाचक संज्ञा बदला गया है। शाबाश, शाबाश को शाबाशी में बदला गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम सब आगे देखते हैं। देखिए आगे जो है यानी अगला जो संज्ञा का प्रकार है यह है द्रव्यवाचक संज्ञा। इससे पहले हम सब जो है तीन संज्ञाओं के बारे में विस्तृत से पढ़ चुके हैं। एक हम सब पढ़े व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हम सब पढ़े जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हम सब पढ़े जो है भाववाचक संज्ञा। अब हम सब पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम सब यह जानेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो देखिए जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ के नाप या तौल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ के नाप तौल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, तो देखिए यहाँ पर जैसे हम सब देखते हैं, देखिए धातु एवं खनिजों के नाम। तो देखिए धातु एवं खनिजों के जितने भी नाम हैं सभी जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इतना आप याद रखिएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए सोना, चांदी, लोहा। तो देखिए सोना, चांदी, लोहा ये सभी धातु एवं खनिजों के नाम है, इसलिए सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो है यह है खाने पीने की वस्तुओं के नाम। तो देखिए जैसे पानी, दूध, तेल, यह सभी जो हैं आपके आएंगे, यह सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे हम सब देखते हैं अब देखिए यह अगला संज्ञा का प्रकार है, लेकिन पहले हम सब यह देख लेते हैं। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ के नाप या तौल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे धातु एवं खनिजों के नाम सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
और देखिए खाने पीने की वस्तुओं के नाम भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, इतना आप याद रखिएगा। अब अगला हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो संज्ञा का प्रकार है वह है समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए संज्ञा कुल 5 प्रकार के होते हैं। यह देखिए यह आखिरी जो संज्ञा का प्रकार हम सब पढ़ने जा रहे हैं, यह संज्ञा का आखिरी प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो देखिए जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता है, याद रखिएगा, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी आप याद रखिएगा कि समूहवाचक संज्ञा में जो है व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता है, उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम सब, जैसे व्यक्तियों का समूह, गिरोह हुआ, आपका समूह हुआ, दल हुआ, शिष्टमंडल हुआ, सभा हुआ, जुलूस हुआ। तो देखिए यह सभी जो है समूह के अंतर्गत है, इसलिए सभी व्यक्तियों का समूह जितना भी होता है सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, इतना आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है वह देखिए वस्तुओं का समूह। तो देखिए वस्तुओं का समूह जैसे कुंज, गुच्छा, ढेर, पुस्तकालय। जैसे अंगूरों का गुच्छा हुआ, तो देखिए उन सभी में जो गुच्छा शब्द है, अंगूरों का गुच्छा, उसमें जो गुच्छा शब्द है यह देखिए जो आएगा आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा के उदाहरणों को आप एग्जाम में कैसे पहचानेंगे, तो देखिए आपको उस उदाहरण में जो है व्यक्तियों का समूह में से दिया रहेगा या वस्तुओं का समूह दिया रहेगा। जैसे व्यक्तियों का समूह में गिरोह, समूह, दल, शिष्टमंडल, सभा, जुलूस यह सब होगा। देखिए वस्तु का समूह में जैसे कुंज, गुच्छा, ढेर, पुस्तकालय यह सभी। तो देखिए यह सभी जो हैं समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो दोस्तों संज्ञा का यह आखिरी प्रकार था, हम सब पढ़े। आज हम सब जो है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, उन सभी के बारे में विस्तृत से पढ़े हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।